नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास बागरा और एम्बर प्रेप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीट मेंस के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पर बात करने वाले हैं। इसे हम इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सब कुछ यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता को अगर अच्छे से समझना है तो पहले हमें इतिहास को सही ढंग से बांटना सीखना होगा। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इतिहासकारों ने इसे समझने में आसान बनाने के लिए इतिहास को किन 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। इसको ऐसे समझिए कि ये वो जमाना था जब इंसान को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, कोई अक्षर नहीं, कोई किताब नहीं। तो सवाल ये है कि हमें उस समय के बारे में पता कैसे चला? जवाब है खुदाई से मिले सामान से, जैसे पत्थर के बने औजार या हजारों साल पुराने कंकाल और दूसरे अवशेष। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब यहां कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। इस दौर में इंसान ने लिखना तो सीख लिया था, पर उन्होंने जो भी लिखा ना, वो आज तक हमारे लिए एक पहेली बना हुआ है। हम उसे पढ़ ही नहीं पाए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर आखिर में आता है ऐतिहासिक काल। यहां से कह सकते हैं कि इतिहास बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दौर से हमें जो भी लिखी हुई चीजें मिली हैं, उन्हें हम ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि समझ भी सकते हैं। वैदिक काल से लेकर आज तक का जो भी इतिहास है, वो सब इसी में आता है। अच्छा, तो अब जब हम इतिहास के ये 3 हिस्से समझ गए हैं, तो चलिए अब उन लोगों के बारे में जानते हैं, उन महान खोजकर्ताओं के बारे में जिन्होंने भारत की आज़ादी से भी पहले राजस्थान के इस छुपे हुए खजाने को, यानी कि इसके इतिहास को दुनिया के सामने लाने का काम किया। चलिए एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण लोगों से मिलते हैं। सबसे पहला और बड़ा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम का, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने बैराट का सर्वेक्षण किया था। इसके बाद आए ACL कार्लाइल, जिन्होंने पूर्वी राजस्थान में अशोक का एक बहुत ही जरूरी शिलालेख खोजा। और जरा सोचिए, CA हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ में सर्वे किया और पत्थर से बनी पहली हाथ की कुल्हाड़ी ढूंढ निकाली। फिर LP टेसिटोरी ने बीकानेर और जोधपुर में सर्वे किया और कालीबंगा में शुरुआती काम इन्होंने ही किया था। इसके बाद सर ऑरेल स्टेन ने सूखी हुई सरस्वती नदी के रास्ते का पता लगाया और कालीबंगा के टीलों की पहचान की। राय बहादुर दयाराम साहनी ने बैराट की खुदाई का काम किया। और हाँ, कर्नल जेम्स टॉड को तो हम भूल ही नहीं सकते, जिनकी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ने ही राजस्थान के कई ऐतिहासिक जगहों को पहचान दिलाई। तो ये तो थी आजादी से पहले की कहानी, पर काम रुका नहीं। चलिए अब बात करते हैं उन विशेषज्ञों की जिन्होंने आज़ादी मिलने के बाद राजस्थान के इतिहास को खोजने के इस मिशन को जारी रखा और हमें कई नई और हैरान करने वाली जानकारियां दी। आज़ादी के बाद तो ये काम और भी तेजी से आगे बढ़ा। अमलानंद घोष ने घग्गर नदी के इलाके में सर्वे करके एक पूरी की पूरी सोती संस्कृति ही खोज निकाली। इसके बाद कालीबंगा में बड़े पैमाने पर खुदाई का काम BB लाल और BK थापर की देखरेख में हुआ, जिससे उस सभ्यता की पूरी तस्वीर साफ हो गई। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो HT सांकलिया और VN मिश्रा ने लूनी नदी के पास सर्वे किया और बागौर जैसी महत्वपूर्ण जगहों की खुदाई की। और आखिर में RC अग्रवाल, जिन्होंने आहड़ यानी धूलकोट में खुदाई करके हमें मशहूर आहड़ या बनास संस्कृति के बारे में बताया। तो हमारी कहानी शुरू होती है सबसे पहले और सबसे पुराने दौर से, जिसे हम कहते हैं पुरा पाषाण काल। समझिए, यहीं से हमारे इतिहास की शुरुआत होती है। इसका समय था लगभग 5 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक। आप सोचकर देखिए कितना लंबा, कितना पुराना समय है ये। उस दौर में लोग शिकार के लिए या अपनी रक्षा के लिए पत्थर के भारी भरकम औजारों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। और ये सारे औजार हमें कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों में, क्योंकि सीधी सी बात है, जहां पानी वहीं जिंदगी। अच्छा, अब पूरा पाषाण काल के बाद समय आगे बढ़ा, इंसान ने थोड़ी तरक्की की और एक नया युग आया जिसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। इसकी सबसे बड़ी पहचान थी छोटे औजार, इसीलिए इसे छोटे औजारों का युग भी कहा जाता है। इसका समय लगभग 8000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस काल की सबसे खास बात थे इसके औजार। अब वो भारी औजारों की जगह छोटे, नुकीले और हल्के पत्थर के उपकरण इस्तेमाल होने लगे, जिन्हें एक खास नाम दिया गया है माइक्रोलिथ।
देखिए, माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत छोटा, तो माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे पत्थर के औजार। अब परीक्षा के लिए दो स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बागोर जो भीलवाड़ा में है, और दूसरा है तिलवाड़ा। ध्यान रखिएगा, ये अब बालोतरा जिले में आता है। पत्थर के औजारों के बाद इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब उसने धातु की खोज की, और यहीं से शुरू होती हैं ताम्रयुगीन सभ्यताएं। इस काल की सबसे खास बात ये थी कि अब लोग पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी इस्तेमाल करने लगे थे। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा स्टेप था। राजस्थान में इस युग की सबसे प्रमुख संस्कृति थी आहड़ संस्कृति, जो उदयपुर में फली फूली। इसका एक और नाम है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ताम्रवती नगरी। क्यों? क्योंकि ताम्रवती का सीधा मतलब है तांबे वाली नगरी। इसकी एक और पहचान है, यहां मिले खास तरह के मिट्टी के बर्तन, जिन्हें कृष्ण लोहित मृद भांड यानी काले और लाल रंग के बर्तन या ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण सभ्यता है गणेश्वर, जो नीमखा थाना में कांथली नदी के किनारे थी। ये जगह तांबे के उपकरणों के लिए इतनी फेमस थी कि इसे तांबे का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। और सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि यहां से हड़प्पा सभ्यता को भी तांबा एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी भेजा जाता था। अब बात करते हैं कालीबंगा की, जो हनुमानगढ़ जिले में है। यह एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। यहां से हमें जुते हुए खेत के दुनिया में सबसे पुराने सबूत मिले हैं। इसके अलावा यहां से अग्निकुंड और लकड़ी की नाली के अवशेष भी मिले हैं। ये तीनों फैक्ट सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तांबे के बाद इंसान ने एक और मजबूत धातु यानी लोहे की खोज की, और इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहीं से शुरू होता है लौह युग, एक नई क्रांति। इस युग की पहचान बहुत सीधी है। अब औजार और हथियार बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। राजस्थान में इसके मुख्य स्थल हैं जोधपुरा, जो जयपुर में है, नोह, भरतपुर में, और सुनारी, झुंझुनू में। लेकिन लौह युग का एक स्थल ऐसा है जिसे आपको हर हाल में याद रखना है। वो है रैड, जो टोंक जिले में है। यहां से लोहे के औजारों और सिक्कों का इतना विशाल भंडार मिला है कि इसकी तुलना आज के टाटानगर से की गई है, और इसीलिए इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लीजिए। सवाल यही उठता है कि ये जो शब्द है पूरा पाषाण काल, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या होता है ये? आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, ये जो शब्द है पूरा पाषाण, ये खुद ही अपनी कहानी बता रहा है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा जिसका मतलब है पुराना, और पाषाण जिसका मतलब होता है पत्थर। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ? पुराना पत्थर का युग। इसे ही हम अंग्रेजी में ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। ये वो समय था जब इंसान पूरी तरह से मतलब 100% पत्थर के औजारों पर ही निर्भर था। अब देखिए, ये जो काल था ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था, बल्कि ये लाखों साल लंबा था। अब इतने लंबे समय को एक साथ पढ़ना तो बहुत मुश्किल है ना? इसीलिए इतिहासकारों ने इसे हमारी सहूलियत के लिए, समझने में आसानी हो, इसके लिए 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है निम्न पुरापाषाण काल। इस समय में औजार बहुत भारी और बेडोल मतलब मोटे मोटे हुआ करते थे। फिर आया मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें औजार थोड़े छोटे हुए, थोड़े हल्के हुए और पहले से बेहतर हो गए। और आखिर में आता है उच्च पुरापाषाण काल। जब तक तो इंसान ने एकदम धारदार और नुकीले औजार बनाना सीख लिया था, एकदम एडवांस्ड। आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है वो खास तौर पर पहले भाग यानी निम्न पुरापाषाण काल पर ही रहेगी, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पर थोड़ा गहराई से नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इसका समय देखिए, ये कब से कब तक था। ये काल लगभग 5 लाख साल पहले से लेकर 50,000 साल पहले तक चला। सोचिए, यानी 4.5 लाख साल लंबा दौर। ये बहुत बहुत ही लंबा समय था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमारे राजस्थान में इस काल के सबूत आखिर मिले कहाँ हैं? तो याद रखिए, इसके ज्यादातर जो स्थल हैं वो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में ही पाए गए हैं। अब आते हैं उन खास जगहों पर, उन लोकेशंस पर जहां से इस काल के सबूत मिले हैं। हम उन नदियों और उन खास स्थलों को देखेंगे जहां से परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। इस काल के जो औजार मिले हैं ना, वो ज्यादातर इन नदियों के किनारे मिले हैं। इनके नाम अच्छे से याद रखिएगा: चंबल, बनास, बेड़च, गंभीरी, वागन, खारी और कोठारी। अब आप सोच रहे होंगे कि नदियों के किनारे ही क्यों?
क्योंकि भाई नदियां ही तो जीवन का स्रोत थीं। यहीं पीने का पानी मिलता था, शिकार मिल जाता था और सबसे जरूरी औजार बनाने के लिए अच्छे पत्थर भी आसानी से मिल जाते थे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थलों की। जरा ध्यान दीजिएगा, चित्तौड़गढ़, नगरी और सोनीता से तो सबसे ज्यादा औजार मिले हैं। मतलब ये औजारों से भरे हुए थे, इसलिए ये बहुत खास हैं। इनके अलावा भीलवाड़ा का मंडपिया, बिगोद, नाथद्वारा और भैंसरौड़गढ़ ये भी प्रमुख स्थल हैं जहां पर खोज हुई है। चलिए अब हम उन महान पुरातत्वविदों की बात करेंगे जिन्होंने इन जगहों और औजारों को खोजा। मैं आपको बता दूं, इनके नाम परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। तो इस कहानी के सबसे पहले हीरो हैं C.A. हैकेट। साल था 1870। इन्होंने ही राजस्थान में पहली बार इंद्रगढ़ और जयपुर से पुरापाषाण काल के औजार खोज निकाले थे। कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। हैकेट की खोज के ठीक 1 साल बाद यानी 1871 में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने आए, A.C.L. कार्लाइल। इन्होंने दौसा क्षेत्र में एक सिस्टमैटिक तरीके से सर्वे शुरू किया, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वैज्ञानिक तरीके से खोज का काम आगे बढ़ाया। और तीसरा महत्वपूर्ण नाम है V.N. मिश्रा का। इनका नाम आते ही आपको 3 चीजें एक साथ याद आनी चाहिए: भीलवाड़ा जिला, बनास नदी और मंडपिया स्थल। इन्होंने ही मंडपिया की खोज की थी। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, जरा सोचकर बताइए, उस समय के इंसान ने औजार बनाने के लिए कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया होगा? क्या लगता है? तो इसका जवाब है क्वार्ट्जाइट। जी हां, इस काल के औजार मुख्य रूप से क्वार्ट्जाइट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। ये पत्थर नदियों में गोल मटोल टुकड़ों के रूप में, जिन्हें हम पेबल्स कहते हैं, आसानी से मिल जाता था। अच्छा, इस काल के 4 मुख्य औजारों को समझिए। पहला, हैंडेक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी। दूसरा, क्लीवर, जिसका इस्तेमाल किसी भी चीज को चीरने फाड़ने के लिए होता था। तीसरा था स्क्रैपर या खुरचनी, जिससे जानवरों की खाल को साफ किया जाता था। और चौथा, चॉपर, चॉपिंग जिसे गंडासा भी कहते हैं, ये किसी भी चीज को काटने या तोड़ने के काम आता था। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव होने वाला है मध्य पुरापाषाण काल। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये दौर हजारों साल पहले शुरू कब हुआ और राजस्थान की जमीन पर इसके निशान, इसके सबूत हमें कहां-कहां देखने को मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले टाइम को समझना जरूरी है ना? तो हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 50,000 साल पहले के समय की, जो करीब करीब 20,000 साल पहले तक चला। सोचिए, ये इतना पुराना है कि इसके सामने तो हड़प्पा सभ्यता भी एकदम नई लगती है। तो सवाल ये उठता है कि इस दौर का इंसान आखिर बसा कहां था? देखिए, इसके निशान हमें मिलते हैं राजस्थान की रीढ़ की हड्डी यानी अरावली पर्वतमाला के दोनों तरफ, इसके पूर्वी ढलानों पर भी और इसके पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में भी। लेकिन अगर हम बात करें सबसे घनी बसावट वाले सेंटर की, सबसे मुख्य केंद्र की, तो वो था पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी का बेसिन। अब देखिए, ये परीक्षा के लिए एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, तो इसे जरूर याद रखना है। अब क्योंकि लूनी नदी का इलाका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो ये बात तो जाहिर है कि यहाँ एक खास तरह की संस्कृति भी पनपी होगी, है ना? और पुरातत्वविदों ने इसे एक खास नाम भी दिया है, लूनी उद्योग। चलिए अब इसे और यहां से मिले जो भी प्रमुख स्थल हैं उनको अच्छे से समझते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये लूनी उद्योग आखिर है क्या? देखिए, बहुत सरल है। पुरातत्ववेत्ता V.N. मिश्रा जी ने लूनी नदी के किनारों पर औजार बनाने की जो एक खास संस्कृति खोजी थी ना, बस उसी को ये नाम दे दिया। सिंपल। देखिए, किसी भी संस्कृति की पहचान उसके औजारों से होती है। तो पहले के जो इंसान थे वो मोटे क्वार्ट्जाइट पत्थर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई थी। अब वो चर्ट, जैस्पर और एगेट जैसे ज्यादा चिकने और महीन पत्थर इस्तेमाल करने लगे थे, जिससे क्या होता था, उनके औजार और भी ज्यादा पैने और काम के बनते थे। तो सवाल है कि इन नए पत्थरों से वो बनाते क्या थे? देखिए, इनके 3 मेन औजार थे। पहला, स्क्रैपर यानी खुरचनी, जिससे वो जानवरों की खाल साफ करते थे। दूसरा, पॉइंट्स यानी बेधनी, जो भाले की नुकीली नोक की तरह काम आती थी, शिकार के लिए बहुत जरूरी। और तीसरा, बोरर्स यानी वेधक, जिससे लकड़ी या हड्डी में छेद किया जाता था। अच्छा, एक बात और, ये जो संस्कृति थी ना, ये सिर्फ लूनी नदी तक ही सीमित नहीं थी। इसके सबूत हमें पूर्वी राजस्थान में भी मिलते हैं, खासतौर पर चित्तौड़गढ़ में बनास बेड़च नदियों के किनारे और कोटा में चंबल घाटी में।
तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो मानव बस्तियां थीं, ये जीवन देने वाली नदियों के किनारे ही पल फूल रही थीं। अब जरा उस समय के मौसम के बारे में सोचते हैं। वो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय की जलवायु ठंडी और नमी वाली थी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि नदियां पानी से भरी रहती थीं और चारों तरफ हरियाली भी ज्यादा थी। तो इंसानों के बसने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट माहौल था और इसीलिए बस्तियों का इतना विकास हुआ। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मध्यकाल के बाद दौर आया उच्च पुरापाषाण काल का। और पता है, इस दौर में इंसान ने औजार बनाने की कला में एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी छलांग लगा दी। चलिए देखते हैं कि आखिर ये नई टेक्नोलॉजी थी क्या। यहां इस कंपैरिजन से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आप देखिए, जहां मध्यकाल के औजार थोड़े मोटे और भारी थे, वहीं उच्च काल के औजार कैसे हो गए? छोटे, हल्के और बहुत ज्यादा कुशल। अब जो टेक्नोलॉजी थी वो ब्लेड और ब्यूरिन जैसे एडवांस्ड औजार बनाने की हो गई थी। तो ये नई तकनीक काम कैसे करती थी? समझिए, सबसे पहले वो एक बड़े पत्थर का कुरोड या कहें तो कोर तैयार करते थे। फिर उस कुरोड पर बिल्कुल सही जगह चोट करके वो बड़ी सफाई से पतले और लंबे ब्लेड जैसे टुकड़े बाहर निकालते थे और इन्हीं टुकड़ों से फिर ब्लेड और ब्यूरिन जैसे एकदम पतले और धारदार औजार बनाए जाते थे। अब देखिए, जब टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई तो ये तो जाहिर सी बात है कि इंसान का जीवन भी बदला होगा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस नए दौर के जो स्थल हैं वो हमें कहाँ मिले और इस समय के इंसान ने क्या-क्या नई चीजें सीखी। इस नई टेक्नोलॉजी के सबूत हमें कई जगहों पर मिले हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है अजमेर के पास बूढ़ा पुष्कर, जिसे इस काल का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। इसके अलावा जो पुराना लूनी नदी का क्षेत्र था और पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़ और कोटा जैसे इलाके थे, वहां भी ये एडवांस्ड औजार हमें मिले हैं। अब बूढ़ा पुष्कर इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहां हमें कारखाना स्थल यानी कि फैक्ट्री साइट्स मिली हैं। अब कारखाना स्थल का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जगह जहां बहुत बड़े पैमाने पर औजार बनाए जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की किसी फैक्ट्री में सामान बनता है। और चित्तौड़ क्षेत्र का महत्व तो इतना ज्यादा था कि वहां इतने सारे औजार मिले हैं। उनकी भारी संख्या को देखकर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये इलाका उस दौर में पत्थर के हथियारों का कारखाना रहा होगा। जरा सोचकर देखिए कितने बड़े पैमाने पर वहां काम होता होगा। औजारों के अलावा इस दौर में इंसान ने एक ऐसी चीज पर काबू पाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो थी आग। आग पर कंट्रोल करना मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी क्रांति थी। इसी ने उसे अंधेरे से, ठंड से और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। लेकिन हां, एक बात ध्यान रखने वाली है, आग पर काबू पाना तो सीख लिया था, पर पहिए का आविष्कार अभी भी नहीं हुआ था। वो खोज तो बहुत बहुत बाद में जाकर हुई। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। एक तरफ आग का ज्ञान और दूसरी तरफ पहले से कहीं ज्यादा तेज और कुशल औजार। सोचिए, ये दो बड़ी शक्तियां मिलकर उस प्राचीन मानव को आने वाले हजारों सालों के सफर के लिए यानी कि भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रही थीं। तो इस विश्लेषण में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि पूरा पाषाण संस्कृति की ये यात्रा आप सबके लिए फायदेमंद रही होगी। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए एम्बर प्रेप के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।